हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 2.19। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अब रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो वो कह रहा है कि फाइंड करें ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू थीटा 2 टाइम्स ऑफ ओवर टी एस। ठीक है जी, यानी कि टॉर्क की बात हो रही है बटे में। अब ये देखें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है फॉर द रोटेशनल सिस्टम। ठीक है जी, रोटेशनल सिस्टम के लिए द रॉड इज सपोर्टेड बाय बेयरिंग एट आइदर एंड इज अंडरगोइंग ट्रोजन ए। वो कह रहा है कि ये जो रॉड है, ये एक रॉड है। ठीक है जी, वो ये कहना चाह रहा है, एक रॉड है जिसके हमने दोनों एंड्स पे बियरिंग्स लगाए हैं। बियरिंग्स बच्चों क्या होते हैं? बियरिंग होते हैं जो मतलब कि रॉड को, कह लें कि रॉड अगर वाइब्रेट कर रहा है ना, तो उसको मतलब कि उसके खिलाफ चलते हैं। जैसे विस्कोसिटी का डैम्पर था, ये डैम्पर के तौर पे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। देखें साथ में मेंशन भी है D1 D2। ठीक है, बियरिंग D1 बियरिंग D2, ये यहाँ पे डैम्पर का काम कर रहे हैं। अब देखें जो रॉड है ना हमारे पास बच्चों, देखो वो कहता है ए टार्क इज अप्लाइड एट लेफ्ट साइड से, ये मेरी लेफ्ट साइड है J1 वाली साइड, यहां से टार्क को अप्लाई किया जाता है एंड डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड एट राइट, और डिस्प्लेसमेंट को राइट साइड से मेजर किया जाता है। अब ये क्या चक्कर है यार, यहाँ पे बंदा थोड़ा ना कंफ्यूज होता है। मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चों देखो, अगर मैं इस रॉड को समझना, मतलब इस सिस्टम को समझना चाहूँ, तो मुझे इसकी एक दफ़ा दोबारा से शेप बनानी होगी। पहले नंबर पे तो डैम्पर यानी लगा हुआ है ना, ये देखो इस साइड पे भी एक डैम्पर लगा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी एक डैम्पर लगा हुआ है और राइट साइड पे भी एक डैम्पर लगा हुआ है हमारी इस रॉड को होल्ड करने के लिए। और ये जो रॉड है ये भी दो हिस्सों में तकसीम है। एक J1, देखो बॉडी मैंने आपको बताई थी यहाँ पे J1 से प्रेजेंट की जाती है। यहाँ पे दो दो बॉडीज बताई गई हैं एक ही रॉड के अंदर, एक J1 एक J2 है। अब बच्चों देखो, अगर मैं इस साइड को ऐसे रोटेट करूंगा, जैसा कि ये दिखा रहा है कि हमारा जो रॉड है वो इस साइड पे जा रहा है। अब इस डायरेक्शन को देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन से इतना परेशान नहीं होना, मैं आपको इंशाल्लाह ये इजी करवा दूंगा। देखें ये रॉड जो है ये एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। जब इस साइड को यानी इस एंड को मैं रोटेट करवाऊंगा तो दूसरा एंड भी रोटेट करेगा। लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे स्टडी की है कि जब हम मतलब किसी चीज पे एक्शन यानी कि फोर्स लगाते हैं या टॉर्क यानी जनरेट करवाते हैं, ये फोर्स ही लग रहे हैं, टॉर्क इज आल्सो अ फोर्स बट इन रोटेशन फॉर्म, यानी कि उसको एक एंगुलर फॉर्म में लगाया जाता है। तो लिहाजा एंगुलर फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें रिप्लाई में भी एक फोर्स मिलनी चाहिए, रिएक्शन के तौर पे भी फोर्स मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखो बच्चों कि J1 को तो मैं घुमाऊंगा लेकिन J2 भी घूमेगा, लेकिन वापसी पे J2 J1 को कैसे घुमाएगा, ये क्वेश्चन आता है जहन में। अब हम चलते हैं इसको सिस्टम को कैसे अब मैं ड्रा करता हूँ, आपको वहां पे समझ आएगी। ये देखें, पहले नंबर पे तो मैं ये वाल लगा रहा हूं, छोटी वाल ही हमारे काम आ जाएगी। ठीक है, तो हाँ तो बच्चों ये मैंने वाल लगा दिया। ठीक है जी, अब देखें पहले नंबर पे था हमारी बॉडी के साथ डैम्पर लगा हुआ, तो डैम्पर को पहले प्रेजेंट करते हैं। डैम्पर आपको पता है किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, इस फॉर्म में। तो ये मैंने अलहदा से एक डैम्पर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपके यहाँ क्या हो रहा है। और डैम्पर का नाम क्या है, D1। ओके हो गया, डैम्पर लग गया। अब ये डैम्पर डायरेक्ट J1 को होल्ड कर रहा था। J1 आगे मैं ड्रा करता हूँ, ये देखें इस तरह से, ये आ गया हमारा J1 और J2 को बच्चों मैं अलहदा से ड्रा करना चाहता हूं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में मैं क्या ऐसी चीज लगाऊं बच्चों के J1 रोटेट करे तो J2 भी रोटेट करे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आता है हमारे जहन में। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक प्रोडक्ट की यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, वो मैं आपको बताता हूँ क्या लगाना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए। ठीक है, वैसे तो बच्चों अगर मैं इन दोनों के डायरेक्ट कनेक्शन करवाता J1 और J2 के, तो फिर भी आपको पता है दोनों ने रोटेट करना था। उसकी वजह क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है, जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा। बट एक रीजन है कि मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट लगाना पड़ रहा है, वो क्यों लगाना पड़ रहा है आपको बताता हूँ। इसके बाद देखें J2 के साथ आगे लास्ट में इसके एंड पे लगा हुआ है एक और डैम्पर, तो मुझे यहाँ पे भी एक डैम्पर कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ये देखें वो डैम्पर यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, और आगे हमारी फिर से वॉल आ जाएगी। तो ये D2 हो गया आपका। ठीक है जी, अब इसके सेंटर में क्या आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। जरा वॉल का डिजाइन मुझे ड्रा कर लेने दें। तो बच्चों देखो ये वॉल का डिजाइन ड्रा हो गया। अब देखो डैम्पर्स के दरमियान ना, ये सॉरी J1 और J2 के दरमियान कुछ भी नहीं था लगा हुआ, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको पता है बच्चों, हमें एक्शन के तौर पर रिएक्शन भी चाहिए। रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्प्रिंग अटैच करवा देंगे। मैं आपको बताता हूँ स्प्रिंग ही क्यों अटैच करवाया। अब देखो
जब ये स्प्रिंग बच्चों लगा होगा, अब देखें ये स्प्रिंग का नाम आपको पता है के से प्रेजेंट करते हैं। बाकी जो आपको मैंने वैसे देखा ज्यादातर जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना आपके यानी कि एक्सरसाइज में, प्रॉब्लम्स जो हैं और स्किल असेसमेंट में, वहां पे ये शेप दी जाती है, इस तरह से नहीं दी जाती ऐसे घुमाने वाली। आपको शायद समझाने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल में ऐसे बताया, लेकिन आपको कभी कभार खुद से भी प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। आप देखो बच्चों ये के लगाने की वजह क्या थी और इन दोनों को ऐसे मैंने अलग अलग क्यों किया, अलग अलग करना तो एक यहाँ पे हमारे लिए एक रीजन था ना कि J1 अलग है J2 अलग है, तो इनको अलग अलग तो करना बनता था। बट ये के मुझे सेंटर में क्यों लगाना पड़ा, स्प्रिंग क्यों लगाना पड़ा, उसकी रीजन देखो। जब मैं J1 यानी कि इसके ऊपर टार्क अप्लाई करूंगा, जैसे कि वहां पे डायरेक्शन बताई गई है और बताया जा रहा है कि ये J1 पे टार्क लगाया जा रहा है ना कि J2 के ऊपर, तो टार्क हमारा ये लग रहा है J1 के ऊपर, ठीक है। और यहीं पे एक एंगल जनरेट होता है J1 के ऊपर जिसका नाम है थीटा1 ऑफ टी, ठीक है बच्चों। तो देखो जब थीटा1 ऑफ टी, यानी मैंने इसको इस यहां पे अब मैं कैप ले लेता हूं एज एन एग्जांपल और आगे ये अपनी बॉल पॉइंट रख लेता हूं। ये देखो बच्चों ये है, ये कैप जैसे जैसे मैं घुमाऊंगा, ये पेंसिल भी पहले तो ऐसे देखो, पहले स्प्रिंग नहीं था सेंटर में, ठीक है, पहले स्प्रिंग नहीं था, J1 और J2 ऐसे घूम रहे थे, मैं कैप को घुमा रहा था, इधर से कोई फोर्स नहीं लग रही इस तरफ से, ये बस मैंने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अगर आप छोड़ दो तो ये देखो ऐसे ऐसे ये घूम रही है, यानी इधर से फोर्स लगती जा रही है, वो रोटेट करती जा रही है J2, यानी बॉल पॉइंट J2 है और ये कैप J1 है, तो ये दोनों ऐसे साथ साथ रोटेट कर रहे हैं। लेकिन जो ही मैं फोर्स लगाना छोड़ूंगा ये तो स्टॉप हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूटन का यहाँ पे लॉ अप्लाई होता है, डेट्स वाई रिएक्शन मिलना चाहिए, वापस उतनी ही फोर्स होल्ड करके देनी चाहिए इसे जितनी इसने इस पे लगाई है। मतलब कि थोड़ा सा चलो यार, अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर में आपको पता है कुछ फ्रिक्शंस लॉसेस होते हैं, तो उनमें कुछ जाया हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा ना, मतलब रिटर्न में। तो लिहाजा इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान एक स्प्रिंग सेट करते हैं। देखो बच्चों जब मैं इसको घुमाऊंगा स्प्रिंग भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग में एक फोर्स अपने अंदर क्या करेगा, स्प्रिंग अपने अंदर एक फोर्स को स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, तो दैट्स वाई स्प्रिंग उस फोर्स को जितनी मैं लगाऊंगा यहां से टार्क की कैपेसिटी फॉर्म में, वो उसको स्टोर कर लेगा। जो ही मैं कैप पे फोर्स लगाना छोड़ूंगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाएगा, J2 को भी और J1 को भी। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। दैट्स वाई यहां पे मुझे पता चला कि मुझे के रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको प्रिडिक्शन करने का यहां पे कंसेप्ट दे दिया होगा। अब ये आ गया बच्चों थीटा2 ऑफ एस, सॉरी टी। अब बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमने जब इनकी इक्वेशंस लिखनी होती हैं, यहाँ पे अब ये नहीं उसने कहा हुआ कि बाय इंस्पेक्शन लिखो, अब यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन की बजाय हमें डायरेक्ट वही फार्मूला लगाना पड़ेगा कि कौन सी फोर्स एक्शन है, कौन सी फोर्स रिएक्शन है, वो सारा करने के बाद आपको एक जाके इक्वेशन मिलेगी। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे अब ये जो बॉडी है ये कोई ट्रांसलेशनल नहीं है, यानी कि कोई ऐसी नहीं है कि जिसको मैं ऐसे प्रेजेंट कर सकूं। तो मैं यानी कि ऐसे ऐसे लिखूंगा ना, इस तरह से फोर्स लग रही है, ऐसे लग रही है, आप परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे फ्री स्पेस डायग्राम, मतलब कि इस टॉपिक में फ्री स्पेस डायग्राम को प्रेजेंट करने का, इन्होंने फ्री बॉडी भी कहा जाता है, कुछ भी कह लो, ठीक है। फ्री स्पेस डायग्राम को प्रेजेंट करने का एक न्यू मेथड ढूंढा अपने रोटेशनल में। वो क्या है कि आप अपने J1 J2 जैसी बॉडीज को सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से। ये मेरा J1 है, ठीक है जी, ये हमारा J1 हो गया। अब जरा देखें फोर्स कहां से लग रही है, फोर्स लग रही है हमारे पास, तो देखो बच्चों J1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है, मतलब इसको जो फोर्स लगी है इसके ऊपर, वो है टार्क, यानी यहीं से टार्क को अप्लाई किया गया है J1 के ऊपर। तो टार्क की डायरेक्शन हम इस तरह से लेंगे, अप्लाई की आपने लेनी है हमेशा यानी कि राइट साइड पे उसका एरो रखना है, ठीक है जी। ये देखो राइट साइड पे मैं इसका एरो ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, राइट साइड पे। और जो होगा ना मतलब कि रिएक्शन फोर्सेस, रिएक्शन के तौर पे उन सब का आपने एरो लेफ्ट साइड पे रखना है, इस मतलब J के, ठीक है। यानी आप ऐसे यार समझ लो कि जो आपकी अप्लाइड फोर्सेज होंगी उनको आपने लेना है एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो आपकी रिएक्शन के तौर पे फोर्सेज होंगी उनको आपने लेना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मैंने टार्क को मेंशन कर दिया, ये मेरा टार्क था, यानी फोर्स थी वो जो एज अ इस बॉडी को घुमाने के तौर पे ली गई। देखो बच्चों जो ही इसको मैं घुमाऊंगा, अब जैसा कि मैंने वो मिसाल दी थी आपको ढक्कन वाली और ये पेंसिल वाली, देखो इसको मैंने घुमाया तो इससे क्या हुआ, इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स स्टोर हुई। इस स्प्रिंग ने क्या किया, जैसे इसमें फोर्स स्टोर हुई, इसने इसको घुमाना शुरू कर दिया, यानी कि ये एज अ अप्लाइड फोर्स के तौर पे यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि J2 के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। J2 को मैं ऐसे अलहदा से फोर्स नहीं दे रहा, ऐसे हाथ से घुमा रहा, ये ढक्कन को हाथ से घुमा रहा हूं, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। यानी कि
जैसे देखो मैंने J1 को घुमाया तो क्या होगा बच्चों, J1 के घुमाने से अब आप देखें J1 को जब घुमा रहा हूँगा तो क्या होगा, K घूमेगा, K घूमने से J2 के ऊपर भी एक फोर्स लगेगी K के घूमने से, यानी ये फोर्स एज अ अप्लाई फोर्स के तौर पे वर्क करेगा J2 के ऊपर, ठीक है। J2 जब घूमेगा तो फिर ये क्या करेगा, इस विस्कस डैम्पर को घुमाएगा। जो ही हमने फोर्स छोड़ी, फिर बच्चों क्या होगा, अब जरा देखें, जो ही हमने फोर्स छोड़ी तो फिर उसके जवाब में हमें क्या मिलता है, ये डैम्पर एज अ जवाब के तौर पे सारी फोर्स रिटर्न भेजता है। यानी कि स्प्रिंग देखें एकदम से ऐसे उल्टा घूमेगा, यानी कि पहले ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज पहले ये इसके अंदर ऐसे इसको घुमा घुमा के, आपको पता है ऐसे स्प्रिंग हो जो है कंप्रेस हो गया, फिर बाद में इसने एक्सपैंड होना, मतलब कि इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है। तो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने के लिए ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये एक रिएक्शन की फोर्स के तौर पे वर्क करेगा, ये हमारा के स्प्रिंग। तो लिहाजा यहाँ पे आप इसकी अपोजिट डायरेक्शन में के की फोर्स दिखाओगे ऐसे। ये देखो, ये फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने लगाई है, जिसका आपको पता है के की बच्चों स्प्रिंग की मैंने आपको फोर्स दिखाई थी, किसके बराबर होती है, के थीटा टाइम्स ऑफ टी, सॉरी थीटा थीटा कह रहा हूं मैं, थीटा थीटा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे बच्चों अपने मद्देनज़र रखनी है, यहाँ पे थीटा सिंपल थीटा नहीं सिर्फ होगा, यहाँ पे थीटा का डिफरेंस आएगा। देखो ये एक स्प्रिंग किन दो चीज़ों के दरमियान लगा हुआ है, J1 और J2 के दरमियान, जबकि J1 के लिए थीटा 1 है और J2 के लिए थीटा 2 है, तो इसका डिफरेंस यहाँ पे जो आएगा वो आएगा K इंटू थीटा 1 माइनस थीटा 2। पता है ना, ऐसे ही हमने वहां पे भी किया था प्रीवियस ट्रांसलेशनल में, तो यहाँ पे भी वही चक्कर ही है, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, यार खे मैं कह देता हूँ, के थीटा 1 ऑफ टी माइनस थीटा 2 ऑफ टी, ये इसके लिए क्या हो गई, रिएक्शन के तौर पे फोर्स हो गई, यानी कि ये स्प्रिंग इस J1 को दोबारा से उल्टी डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये इसके ऊपर एक रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, अब बच्चों देखो J1 एक तो इस यानी कि स्प्रिंग की फोर्स को झेल रहा है, दूसरे नंबर पे किसको झेलेगा, इस डैम्पर की फोर्स को, क्योंकि डैम्पर ने भी कुछ अपने इसके टार्क लगने की वजह से कुछ फोर्स अपने अंदर स्टोर की होगी। जब ये फोर्स को, आपको पता है डैम्पर क्या करता है, फोर्स को डिसिपेट करता है, यानी कि सॉरी एनर्जी को डिसिपेट करता है, फोर्स एनर्जी एक ही बात होती है ना, इस वजह से मैं कह जाता होता हूँ, तो ये एनर्जी को डिसिपेट करता है, एनर्जी को जाया करता है, तो ये डैम्पर भी इसके ऊपर ही अपना एक रिएक्शन दिखाएगा, तो डैम्पर भी एक रिएक्शन के तौर पे फोर्स वर्क करेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखें मैं ये डैम्पर का एरो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डैम्पर की आपको पता क्या होती है, डैम्पर का होता है D1। अब देखो ये एक साइड पे लगा हुआ है, यानी कि ये थीटा 1 की रेंज में आ रहा है, ये थीटा 2 और थीटा 1 के ना सेंटर में या थीटा 2 के डायरेक्शन में नहीं है, ये थीटा 1 की साइड पे है, तो यहाँ पे इसका एंगल होगा थीटा 1। और आपको पता है डैम्पर की क्या होती है इक्वेशन, डैम्पनेस मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इट्स रोटेशनल एंगल, तो वो होगा थीटा 1 का डेरिवेटिव। तो देखो थीटा 1 ऑफ टी का साथ में डेरिवेटिव आ गया, जिसे मेंशन करने के लिए आप प्राइम लगा सकते हो, जानते हो ना इस बात को, तो ये मैंने प्राइम लगा दिया। अब ये दो रिएक्शन फोर्सेस तो हो गई, और कौन सी रह गई, देखो बच्चों स्प्रिंग ने भी इसके ऊपर अपनी फोर्स रिएक्शन के तौर पे लगा दी, इस डैम्पर ने भी इसके ऊपर रिएक्शन के तौर पे फोर्स लगा दी, और एक होगी वो ग्रेविटी की फोर्स जो एज अ इसके ऊपर लगेगी, जिसको हम आपको पता मैंने मेंशन करके बताया था फिजिकल टू एम में था वहां पे, यहाँ पे था हमारे पास जे थीटा, वो थीटा का डबल डेरिवेटिव था, पता ना यार, वो असल में ना एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, ओमेगा हो जाता है, ओमेगा के बाद एक और दर्जे आगे जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही चक्कर है। तो एक इसके मतलब के एक और फोर्स लगेगी, यार यहाँ पे मेंशन कैसे करूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो ये अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में एरो जा रहा है, चाहे मैंने थोड़ा पीछे करके लिखा है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर देते हैं। देखो बच्चों कौन सी है, J1 थीटा 1 ऑफ टी का डबल प्राइम, यानी कि डबल डेरिवेटिव, पता है ना इस चीज का, जैसे वहां पे F इज इक्वल टू M में था, यहाँ पे J1 थीटा 1 डबल प्राइम। ओके हो गया, J1 का तो हमने डन कर लिया, J1 की इक्वेशन भी लिखते हैं, लेकिन J2 के लिए भी यहीं पे यार कर लेते हैं, हो जाएगा, बड़ा ही सर्कल लगा लिया इस भाई के लिए। J2 आ गया जी। अब देखें J2 के ऊपर फोर्सेस कैसे वर्क करेंगी। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, जब हमने यहाँ पे टार्क लगाना स्टार्ट किया, तो J1 क्या हुआ, रोटेट हुआ, J1 के रोटेट होने की वजह से ये स्प्रिंग रोटेट हुआ, इस स्प्रिंग ने फिर रोटेट होने की वजह से इसको रोटेट करवाया, यानी ये स्प्रिंग इसके लिए एक सोर्स का जरिया बना, मतलब कि अप्लाइड फोर्स का जरिया बना, इसने अपनी तरफ से एक फोर्स अप्लाई की इस बॉडी के ऊपर, जिसे हम J2 कह रहे हैं, तो लिहाजा ये क्या है, एक अप्लाइड फोर्स है J2 के लिए। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ली जाएगी और इसे मेंशन किया जाएगा, जो कि इसका यानी कि इक्वेशन है K इंटू थीटा 1 ऑफ टी माइनस थीटा 2 ऑफ टी माइनस
थीटा टू ऑफ टी। ठीक है जी, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज है। एक्शन तो एक तरफ से इसे मिलेगा, ये वाला, ये जो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चों, रिएक्शन में फोर्सेज देखें। इसके केस में जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन के तौर पे बच्चों इसके केस में सिर्फ दो चीज़ें आएंगी। एक तो ये डैम्पर आएगा। देखो डैम्पर जो है, जब इसको यानी कि फोर्स छोड़ी हमने, यानी इसने क्या किया, देखो स्प्रिंग ने इसको घुमाया, इसने डैम्पर को आगे घुमाने की कोशिश की, मतलब डैम्पर पे एक फोर्स अप्लाई करने की कोशिश की। डैम्पर ने क्या किया, जब फोर्स अप्लाई हो गई आगे, यानी कि दीवार थी, जब पीछे से टार्क लगाना खत्म कर दिया गया, यानी टार्क को यार फोर्स समझना, ठीक है। टार्क जब लगाना बंद कर दिया गया तो इस डैम्पर ने उल्टा इसके ऊपर फिर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, यानी इसने अपना रिएक्शन दे दिया उसका। तो जब ये रिएक्शन दिया गया तो एक फोर्स साइड डैम्पर के तौर पे, और आपको पता है ये डैम्पर एक साइड पे यानी कि थीटा टू के लिए है, तो या लिहाजा इसके लिए जो होगा वो थीटा टू ही होगा। D2 के साथ आ जाएगा थीटा टू का सिंगल प्राइम, मतलब कि आपको पता है एक डैम्पर का होता है सिंगल डेरिवेटिव डैम्पर के केस में होता है, तो लिहाजा ये वो आ गया। ठीक है बच्चों, जिन्होंने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं ना देखी जिसमें मैंने ये सारा प्रेजेंट करके बताया कि रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का क्या मतलब कि वेरिफिकेशन है, वो जाके एक दफ़ा देख लें, उनके अंदर ये सारी इक्वेशन लिखी हुई हैं। अब देखें नेक्स्ट, डैम्पर ने तो कर दिया, स्प्रिंग का भी सारा काम हो गया। अब इस जे के ऊपर एक मोशन ऑफ इनर्शिया लग रही होगी, पता है ना, वो जो मैं आपको ग्रेविटी की बात बताता हूँ, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ है जो F इज इक्वल टू एम में, इसके केस में क्या होता है जे ए, और ए यहाँ पे ए नहीं होता, यहाँ पे ए की बजाय कुछ और ही होता है यार, लेकिन मुझे उसका पता नहीं है, मैं उसको याद नहीं रखता। वो भी एज अ रिएक्शन के तौर पे वर्क करेगा ना, यानी इसको घुमाते वक्त जो ग्रेविटी है इस पे इफेक्ट कर रही होगी, तो लिहाजा उसको बच्चों मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता, देखें एफ जहाँ पे एम होता था वहाँ पे J2 आ जाएगा, ठीक है, यानी जे आ जाएगा, और जहाँ पे एक्सेलरेशन होता था वहाँ पे आपको पता है बस हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, उसका डबल प्राइम लिखते थे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या है, वो है थीटा टू इसके लिए, तो थीटा टू का डबल प्राइम आ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, क्योंकि यार मैं आपको ज़्यादा गहराई में नहीं डालना चाहता, इसी वजह से ये सिंपल फॉर्म में बताता जा रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, इनकी इक्वेशन लिखते हैं। बच्चों इक्वेशंस आपने लिखनी है किस फॉर्म में, इक्वेशन आपने लैपलास की डोमेन में लिखनी है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो सबका लैपलास लेके इक्वेशन लिखते जाओ। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखने लगे हैं, तो आपको पता है बच्चों कैसे लिखते होते हैं, अप्लाइड फोर्स माइनस रिएक्शन फोर्सेस। तो अप्लाइड फोर्स सिर्फ टार्क है, तो आपको पता है जब इसको मैं लिखूंगा किस फॉर्म में, अपना क्या नाम है उसका यार, लैपलास ट्रांसफॉर्म के बाद यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन की फॉर्म में, तो ये लिखा जाएगा टार्क ऑफ एस। अब बाकी सारी रिएक्शन फोर्सेस है तो माइनस में लिखी जाएंगी। अप्लाई फोर्स को हम प्लस में लिखते हैं और रिप्लाइड फोर्सेस को माइनस में। अब देखें बाकी फर्स्ट नंबर पे आता है ये के वाला, तो ये आ जाएगा देखो के इंटू थीटा वन ऑफ एस, थीटा वन ऑफ एस माइनस थीटा टू ऑफ एस। इसी तरह से जब ये फिर दूसरी रिएक्शन फोर्स ये हमारे पास डैम्पर वाली है, तो ये माइनस में लिखी जाएगी D1 थीटा वन प्राइम है ना बच्चों, जब प्राइम यानी कि एक डेरिवेटिव हो ना, एक डेरिवेटिव ऐसे लिखा हो d/dt ऑफ थीटा वन ऑफ t, तो आपको पता है हमें ये बताया गया है कि लैपलास इसको क्या करता है, जितनी डिग्री डेरिवेटिव की होती है उस फॉर्म में s को s की फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है डेरिवेटिव की डिग्री को, तो ये आ जाएगा s थीटा वन ऑफ s, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो s जो आया वो ऐसे मैं पीछे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आगे आ गया थीटा वन ऑफ s। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब इसकी बारी आती है, तो देखो इसमें क्या है J1 साथ में थीटा वन का डबल प्राइम है, यानी कि डबल डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव की डिग्री ही मैंने आपको बताया s की पावर को तय करती है, तो यहाँ पे आ जाएगा s का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में वैसे ही जैसा आपको बताया कि थीटा वन ऑफ s आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने सारी फोर्सेस लिख दी, अप्लाइड भी और रिप्लाइड भी, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। अभी आप इसको एक फॉर्म में दोगे, तो देखें अब हम थीटा वन वाले सारे इकट्ठे करते हैं। देखें पहले मैं अगर थीटा वन कॉमन निकालूं, बच्चों देखो टी ऑफ एस इधर ही रह गया, ये बाकी सबको उठा के जब मैं दूसरी जानिब लेके गया तो ये सारे दूसरी जानिब जाके प्लस में हो गए। ठीक है, तो फिर वो इक्वेशन की फॉर्म कुछ ऐसे हो जाएगी, उधर जाके ये सारे जब प्लस में हो गए तो ऐसे आ गए, देखो के इंटू थीटा वन ऑफ एस माइनस थीटा टू ऑफ एस, और ये भी उधर जाके प्लस में हो गया एस डी वन थीटा वन ऑफ एस। ठीक है, और ऐसे ही ये भी उधर जाके प्लस में हो गया एस स्क्वायर J1 थीटा वन ऑफ एस, और ये टी ऑफ एस बच्चों इधर ही रह गया था, तो ये इस साइड पे मैंने बस उनका ना यानी चेंज कर दिया लोकेशन। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थीटा वन वाले सारे कंपोनेंट इकट्ठे कर लेंगे, कॉमन निकाल के थीटा वन को, तो थीटा के साथ देखो एक तो ये के आता है,
फिर ये एक SD1 आता है फिर हमारे पास ये S²J1 आता है, ठीक है, और बाहर ऐसे लिख दिया जाएगा θ1 ऑफ S। अब θ2 की बात करूं तो θ2 का सिर्फ बच्चों एक ही कंपोनेंट है, वो है ये वाला माइनस में, -k θ2 ऑफ S। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है जी। इसी तरह से अब आप सॉरी ये t है, ठीक है जी, इसको t याद रखिएगा, ये t लिखा हुआ है। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं दूसरी बॉडी को देखते हुए। इस पे अप्लाइड फोर्स है हमारी सिर्फ ये k θ1 ऑफ t माइनस θ2 ऑफ t। तो इसको हम θ1 ऑफ S और θ2 ऑफ S लिख देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये हमारी अप्लाइड फोर्स पहले नंबर पे आ गई। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, सारी दो हमारे पास यहाँ पे रिप्लाई के तौर पे फोर्सेस हैं, एक्शन के रिएक्शन के तौर पे, तो वो माइनस में लिखी जाएंगी, यानी पहले आ जाएगा देखो माइनस। अब ये डैम्पर वाली है ना, तो डैम्पर के साथ सिंगल डेरिवेटिव वाला, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या आएगा S²2 ऑफ S। तो ये आ जाएगा SD2 θ2 ऑफ S। और इसी तरह से फिर आ जाएगा हमारे पास, ये देखो इसका J2 के लिए साथ में डबल डेरिवेटिव है θ2 का, तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारे पास -S²J2 θ2 ऑफ S इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको उसी फॉर्म में लाएं जैसे आपने इसको लाया इस फॉर्म में, तो देखें क्या आ जाएगा। पहले θ1 वाले इकट्ठे करते हैं। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, आपने पहले पता क्या करना है, इन सब को क्या आगे पीछे करना है। देखो काफ़ी सिंपल है यार, इसी फॉर्म में रहने देते हैं। हाँ देखो θ1 का सिर्फ एक ही है, तो ये आ गया k θ1 ऑफ S, बाकी सब θ2 वाले हैं, इसी वजह से मैंने ऐसे किया। अब हम बाकी सब में से क्या करते हैं, देखें θ2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो -θ2 मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे k इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो आना था -k θ2 ऑफ S, -θ2 ऑफ S मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ k। यहाँ पे है -θ2 ऑफ S, साथ में है SD2, मैंने -θ2 ऑफ S बच्चों बाहर कॉमन निकाला हुआ है, तो अंदर क्या रह चुका होगा, +SD2, ठीक है। इसी तरह से इसमें से भी -θ2 ऑफ S कॉमन है, तो पीछे सिर्फ ये टर्म रह गई होगी जो कि अंदर लिख दी गई, और बाहर सिर्फ आ गया अपने पास माइनस वहाँ पे, और ये θ2 ऑफ S। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो फिर से वही फॉर्म बनती है जो थी। अब इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और θ2 ऑफ S के लिए आपने सॉल्व करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। बच्चों आपको पता कैसे लिखते हैं, ये मैंने बार बार बताया। पहले आपने इनके वेरिएबल्स लिख लेने हैं, k प्लस वेरिएबल्स मीन्स यार इनके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये टर्म्स, S²J1 साइंस के साथ, ठीक है, जो साइन मतलब है प्लस है माइनस है जो भी है। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ये देखो -k मैंने अंदर लिखा है, यहाँ पे +k है तो ये +k लिखा है, फिर ये यानी कि इक्वेशन वाइज अब ये आएगा देखो -k प्लस SD2 प्लस S²J2। अब इनके वेरिएबल्स को ऐसे कॉलम वाइज लिखना है। पहले नंबर पे आ जाएगा θ1 ऑफ S, फिर θ2 ऑफ S, फिर इज इक्वल टू की साइड पे आपने नंबर लिखने हैं। वहाँ पे था बच्चों t ऑफ S फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पे 0 है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप θ2 ऑफ S को फाइंड आउट करेंगे तो आपको वो फॉर्म बनाने की मतलब के कहीं करीब उसके पहुंच पाएंगे, यानी कि अगर आप θ2 ऑफ S के लिए यहाँ पे कुछ करेंगे तो θ2 ऑफ S ही हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपको बच्चों पता है θ2 ऑफ S अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्रैमर रूल लगाना पड़ेगा। क्रैमर रूल का क्या सीन होगा, देखो ऊपर आएगा डेरिवेटिव ऑफ θ2 ऑफ S, यानी कि θ2 ऑफ S के सेट मैट्रिक्स का डेरिवेटिव ओवरऑल मैट्रिक्स का डेरिवेटिव। तो θ2 ऑफ S का पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपको बच्चों मैंने बताया था कि इसका मैट्रिक्स क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। θ2 है दूसरे नंबर पे, यानी कि दूसरा कॉलम, यानी जिस नंबर पे होगा उतना कॉलम जो है वो चेंज कर दिया जाएगा इज इक्वल टू वाले कॉलम के साथ। अगर θ1 होता तो देखो पहला नंबर है तो पहले कॉलम को एक्सचेंज कर दिया जाता है इज इक्वल टू वाली वैल्यूज के साथ। तो इसका मतलब θ2 के लिए ये तो एज इट एज लिखा जाएगा k प्लस SD1 प्लस S²J1, और ये वाला भी। बट θ2 दूसरे नंबर पे डेट्स वाई दूसरा कॉलम एक्सचेंज हो जाएगा इन वैल्यूज से, t ऑफ S और साथ में 0। इसको कैलकुलेट कर ले, देखिए सिंपल है, ये कैंसिल हो गया आपस में 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होते हैं फिर सेंटर में माइनस होता है और फिर ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ गया बच्चों देखो 0 माइनस k t ऑफ S। तो ये सिंपल माइनस आपके सामने यार, या इसको क्या लिखूं मैं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ -k t ऑफ S आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये दूसरा निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ओवरऑल का। डिटर्मिनेंट आप जानते हैं कैसे निकलेगा, इसी सेट का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा।
तो ये देखो मैं आपके सामने लेने लगा हूँ के प्लस एस डी वन प्लस एस स्केयर जे वन, ठीक है। और इधर है माइनस के, इधर है के, और इधर है जी माइनस के प्लस एस डी टू एस स्केयर जे टू, ठीक है जी, ये आ गया। तो बच्चों सिंपल यहाँ पे भी वही चीज़ है यार, इन्होंने मल्टीप्लाई होना फिर इन्होंने मल्टीप्लाई होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखे देता हूँ क्या आएगा, देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए तो माइनस, यानी कि फर्स्ट तो माइनस आएगा इनके साथ, ठीक है, ऐसे आगे माइनस इंटू, ये पहले यार यहाँ पे पुट करना है ना, असल में यहाँ तो पुट करना है, देखो ऊपर वाले की वैल्यू पुट करने लगो पहले के टी ऑफ एस, ये यहाँ पे के रह गया, ठीक है बच्चों, साथ में था टी ऑफ एस। टी ऑफ एस को बच्चों मैं उठा के ले जाऊंगा दूसरी जानिब पे, यहाँ पे इसके बटे में चला गया टी ऑफ एस, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो ना, मैंने जब इसकी वैल्यू पुट की ऊपर के माइनस के साथ जरब हो रहा था टी ऑफ एस, तो टी ऑफ एस इधर जरब हो रहा था, दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो गया, तो वो फॉर्म बन गई थीटा टू ऑफ एस ओवर टी ऑफ एस। बस मुझे अब वैल्यूज पुट करनी है नीचे इस डिटर्मिनेंट की, जो कि यहाँ से निकलने लगे। देखो पहले ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, अगर बच्चों देखो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो बाहर माइनस होगा और इन दो टर्म्स का अंदर मल्टीपल होगा, कुछ भी हो, ये देखो ऐसे लिखा होगा, ठीक है। फिर सेंटर में आपको पता है इनके मल्टीप्लाई होने से पहले एक माइनस होता है और फिर ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो देखो क्या आएगा, माइनस के स्केयर माइनस माइनस प्लस हो गया और ये प्लस के स्केयर आ गया, ठीक है। ओके हो गया ना, समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो मैं इसमें से अगर माइनस को कॉमन निकालूं तो क्या आएगा, माइनस इनटू इनके साथ प्लस आ जाएगा, जो भी ये एज इट एज लिखे जाए, मतलब मल्टीप्लाई ना करवाया जाए, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है, ऐसे भी छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ माइनस आ चुका होगा और इसी माइनस के साथ हम बेस पे उस माइनस को काटेंगे। देखें अब ये मैं करके आपको यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सारा काम आपका है, ये जो नीचे आपने करना है, मैं आपको इसकी असल फॉर्म लिख के बता रहा हूँ। ये देखो क्या आ जाएगा, के प्लस एस डी वन प्लस एस स्केयर जे वन, साथ में के प्लस एस डी टू प्लस एस स्केयर जे टू, और साथ में माइनस के स्केयर आ गया, ठीक है बच्चों, ये ऐसे ब्रैकेट में है। तो देखो ये माइनस माइनस से गया और ये आपका आंसर है, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।